नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। कोविड की आहट। जी हां, कोविड की आहट है, लेकिन आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सतर्क जरूर रहना है। कोविड ने फिर से दस्तक दी है। अपने देश में नहीं दी है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ मामले सामने आए हैं। दोनों देशों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी इतनी नहीं है कि घबराया जाए, लेकिन फिर कहेंगे कि अलर्ट होने में क्या बुराई है। तो आज हम इसी वजह से उन डॉक्टरों से बातचीत करेंगे जो इस खतरे से जुड़ी हुई बुनियादी चीजें आपको बताएंगे। आप भी हमें कॉल करें। आपका कोई सवाल है, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से आप पूछना चाहते हैं इसको लेकर, तो आप हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। एक बार नंबर हम दोहरा भी देते हैं, 8178999182 हमारा फोन नंबर है। तो कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर आपको ये भी बता दें कि लोगों की क्या राय है, अलग अलग शहरों में लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। ग्वालियर में कैसा माहौल है, लोग कितने तैयार हैं अगर फिर से इस तरीके के केसेस बढ़ते हैं, इसी का जायजा लिया। कुछ लोगों से उनकी राय जानी हमारे सहयोगी देवश्री माली ने। आइए देखते हैं। जब पूरे देश में, दुनिया में कोरोना फैला था, तो हम इसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हज़ारों की संख्या में मरीज भर्ती थे और जीएच का ये हिस्सा था। और ये खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पहुँचे थे। सैकड़ों जानें भले ही गई थी, लेकिन ये भी बात सच है कि हज़ारों जानें बचा ली गई थी। एक बार फिर जो है यहाँ एक रिपोर्ट आई है अमेरिका में कि भाई वहाँ कोरोना दोबारा दस्तक देने की संभावना है। तो हमारा ये अस्पताल अभी भी इसके लिए तैयार है। और जैसा कि डीन जो ग्वालियर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन है RKS धाकड़, उनका कहना है कि उन्होंने किस तरह से जो है उस समय तैयारियां की थी और अगर आता है तो किस तरह से हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह से सही है कि वो कोरोना जितना भयावह था, ये कोरोना उतना भयावह नहीं रहने वाला है। ये एक सामान्य तौर पर खांसी जुकाम और वायरल बीमारी की तरह ही इसका असर होने वाला है। फिर भी लेकिन जिस तरह से है, तो ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध GH ये इस कोरोना से मुकाबले के लिए कैसे तैयार है, इसकी रणनीति बताई डॉक्टर RKS धाकड़ ने, जो कि डीन है ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश राजपूत हैं बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर HK चोपड़ा हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली से। तो डॉक्टर शैलेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे, देखिए आहट हुई है कोरोना की, कोविड की, जिसको लेकर जो फिर से एक डर जहन में बैठ जाता है, जो हालात पिछले सालों में देखे गए थे जब कोरोना का असर पूरे देश भर में था, पूरे विश्व भर में देखा गया था। ऐसे में अभी हालांकि चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्क लोगों को कर रहे हैं। आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए क्या कहेंगे, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में जो कुछ नंबर सामने आए हैं उसको लेकर? हाँ, देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका में नंबर्स कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, हिंदुस्तान में जिस तरीके से इम्यूनिटी है, जिस तरीके से सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में एक दो बार लोग इन्फेक्ट हुए हैं, हमारा ऑलमोस्ट 90% वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। तो हम वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, डिफरेंट स्ट्रेन की इम्यूनिटी। तो एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ड इम्यूनिटी हमारे देश में है। और हमारे एक अच्छी बात यह है, अच्छी और बुरी बात दोनों समझ सकते हैं आप उसको, कि हमारे देश में जिस तरीके से साल भर में 1 या 2 बार कोई ना कोई किसी न किसी इन्फेक्शन से ग्रसित होता है, जो कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा उन लोगों को सालों में 1 आध बार होता है। तो हमको इन्फेक्शन की एक मेमोरी होती है, हमको इन्फेक्शन से लड़ने की एक आदत होती है, हमारे शरीर की एक मेमोरी क्रिएट रहती है। तो हम बहुत आसानी से इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस मेमोरी को दूसरे इन्फेक्शन के साथ भी क्रॉस इम्यूनिटी लेकर आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजों को मुझे देखते हुए लगता है कि हिंदुस्तान अब उतनी भयावह स्थिति में कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, सतर्कता बहुत जरूरी है और सतर्कता रखना ही है। और यदि जरूरत महसूस होती है तो टेस्टिंग इंक्रीज करनी चाहिए। ये सरकार के प्रोटोकॉल के तहत ही हो पाएगी। जी, तो टेस्टिंग इंक्रीज करनी चाहिए। बिल्कुल, आप जैसा कि कह रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र की हमारी इम्यूनिटी इस तरीके की है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पीछे कई बार देखा गया, बहुत कम उम्र के लोगों के सीधे हार्ट पर असर पड़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर HK चोपड़ा, मेरा सवाल आपसे है ये,
कहा जरूर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक्सपर्ट की अपनी अलग राय होती है, अलग अलग स्टडीज होती हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या डरने की जरूरत है, क्या सतर्क रहने की जरूरत है? और अगर सतर्क रहने की जरूरत है तो फिर वो क्या एहतियात है जो पहले से ही बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमें इतना एक्सपीरियंस है वेव 1, वेव 2 और वेव 3 से। वेव 2 जो कि बहुत ही डेंजरस वेव थी, जिसको हम लोगों ने फेस किया। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बिल्कुल सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पैनिक की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर राजपूत को कि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी है, तो हमारे अंदर अगर इन्फेक्शन होगा भी सही तो उसकी मात्रा बहुत ही माइल्ड होगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस है, J1, जिसे LB1 कहते हैं, या फ्लड वायरस कहते हैं, या फ्लड वेरिएंट। इसकी जो विरुलेंस है और इसका जो तीव्रता है वो बहुत ही कम है, जबकि इन्फेक्टिविटी रेट हायर है। और क्योंकि भारत में इतनी इम्यूनिटी है तो उसके चांसेस ऑफ पेंडेमिक बहुत कम लगते हैं। आपका एक सवाल है कि सतर्क रहना चाहिए, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और हमको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ कि कोविड बिहेवियर प्रिकॉशन हर इंसान को हर एज में लेना चाहिए, स्पेशली बच्चे या जो बुजुर्ग 65 साल या 70 साल के बाद जिनकी उम्र है, जिनका हार्ट की तकलीफ है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, बाईपास सर्जरी हुआ या कोई भी हार्ट की इंटरवेंशन हुई है, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको कैंसर हुआ है, या जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, या जो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट पे हैं, उनको बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन वापरना चाहिए। और सारे प्रिकॉशन बिहेवियर के जो हमको मालूम है कि वी हैव टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट विद द बिहेवियर। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सारे प्रिकॉशन जैसे हम पहले वापरते थे कि 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, और हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि किसी भी इंसान को कभी भी मास्क के बिना नहीं जाना चाहिए, मास्क का यूज शुरू होना चाहिए। और मेकिंग डिस्टेंस, एज आई मेंशन, यूज ऑफ सैनिटाइजर, ये बहुत जरूरी है बच्चों में और स्पेशली बुजुर्ग लोगों में। और हमें सब चीज का प्रिकॉशन रखना चाहिए जो हम पहले वापरते थे, जिससे कि इससे हम विक्टिम ना हो या पीड़ित ना हो। जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता IMA रायपुर से भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर, मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले हम कांकेर में जब हमारे सहयोगी नीरज तिवारी ने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की तो क्या कहा डॉक्टरों ने इस बारे में, आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद राकेश जी से एक सवाल। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इसके नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। हालांकि मामला गंभीर नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हम इस वक्त जिला मुख्यालय कांकेर के अस्पताल में खड़े हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं एक्सपर्ट, इनसे बात करेंगे कि आखिर कोविड काल के दौरान किस तरह की गतिविधियां होती थी, किस तरह इन्होंने संभाला और कैसे उस मोर्चे पर ये तैनात थे। सर, कोविड काल में आपने देखा बहुत ही गंभीर स्थिति थी उस समय, शहर के शहर बंद हो गए थे, अस्पताल में एक डॉक्टर था वो डटा हुआ था, किस तरह की परिस्थितियां थी उस समय? एक्चुअली जैसे ही आपात स्थिति आई तो हमारा कलेक्टर साहब, CMO साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीमों पर तत्काल बैठक ली गई। और जो पहला केस अपना महाराष्ट्र से आया उसकी सूचना हमको मिलते ही हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया कि जो एक सामान्य अप्रोच रहता है एपिडेमिक का, उसी के आधार पे हम लोगों ने भी यहाँ एक्शन प्लान बनाया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जहाँ पर भी संदेहास्पद लग रहा है उसको तत्काल जांच करना हमारा पहला संपर्क रहा है और उसकी जांच भी किया गया। जैसे ही पॉजिटिव आता है उस समुदाय को भी हमने जांच किया। तो सबसे पहला है कि ट्रैकिंग प्रॉम्प्ट टेक्निक वो हमने किया है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा मेन पावर वो हम लोगों की जो टीम बची 4 टायर की, जो सिस्टर स्टाफ डॉक्टर की, वो सतत लगाए रहते। तो इस कारण हम लोग तत्काल। और दूसरी बात सबसे बड़ी अच्छी थी कि हमारा कम्युनिकेशन, जैसे पखांजूर से भी कोई केस आ रहा था तो हमें यहाँ रेफर कर रहे हैं करके पहले से सूचित किया जाता था। इसी तरह से हम रायपुर यदि रिफर कर रहे हैं तो वहाँ से हम एलोकेशन लेते थे, 10-50 पेशेंट को हम वहाँ पे रिफर करते थे, तो हम सुरक्षित उच्च स्थान तक पहुँचा पाते थे। सर, अभी जो नए वेरिएंट की बात आ रही है अमेरिका ब्रिटेन में, जो बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट सब है, इसके बारे में कुछ लगता है?
हाँ, इसमें देखिए अपने को सतर्क तो रहना है। ये बीमारी ऐसी है कोविड का जिसमें कि विद टाइम पता चलता है कि वो किस तरह का कितने तीव्रता का होगा। जैसे बीच में और भी वेरिएंट है, शुरू में लगा कि बहुत तीव्रता का होगा, लेकिन वैक्सीन या जो हर्ड इम्यूनिटी है सबके कारण इसकी जो एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी थी वो नहीं मिला वैसा। तो अभी भी सतर्क रहने का तो जरूरत है हमें, जो डिस्टेंस मेंटेन करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। कितने अस्पताल ऐसे हमारे जिले में बनाए गए थे कोविड के लिए, और अभी संसाधन क्या पड़े हुए पर्याप्त? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो निपटने के लिए तैयार हैं आप लोग? सारे उपकरण अभी भी उपलब्ध हैं। जैसे हर ब्लॉक में हमने बना के रखा था, तो आज भी वह जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम तुरंत हम उसको व्यवस्थित कर पाएंगे। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर थे जिनका कहना है कि अमेरिका ब्रिटेन में संक्रमण फैला है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। डॉक्टरों ने अपना अनुभव भी सुनाया कि आखिर कोविड काल के दौरान किस परिस्थितियों उन्होंने सामना किया, किस तरह वो जो मरीज आते थे उनसे वो किस तरह ट्रीटमेंट करते थे, और जो तमाम जो टीम वर्क के हिसाब से ये पूरा काम हुआ उससे अभी रूबरू कराया। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। और डॉक्टर राकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं में रायपुर से। डॉक्टर राकेश, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, तमाम जो डॉक्टर्स हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही सबका कहना है कि डरना नहीं है, एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वो सिम्टम्स हैं जिसके बाद किसी भी एक आम नागरिक को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है अगर उसको ये दिक्कत आ रही है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है? आप विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमें समझाएं ये बात। देखिए ज्योति जी, सामान्य सर्दी खांसी जो 3-4 दिन से ज्यादा हो जाए, तेज बुखार आए, सांस लेने में दिक्कत हो, या ऐसे मरीज जिनको सर्दी खांसी तो हो लेकिन पहले से किसी प्रकार की दवाई ले रहे हो, किसी प्रकार के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर राजपूत ने पहले बताया है, जो मरीज हाई रिस्क के हैं, एक्सट्रीम एज के हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है या हार्ट पेशेंट है, या ऐसे मरीज जिनको ऐसे सर्दी खांसी के इतर दूसरे सिम्टम आने लगे, तो उनकी जांच तो जरूरी है ही। उनको अपने फैमिली फिजिशियन के संपर्क में रह के स्पेशलिस्ट से संपर्क करने की जरूरत है ताकि उसका इलाज तुरंत शुरू हो। और ज्यादा जरूरी यह है कि अपना खुद से इलाज न करें, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखें, जो वो जांच बताते हैं वो जांच तुरंत हो। आपको भर्ती होने की हिदायत होती है, दी जाती है, तो वो आप तुरंत भर्ती हो ताकि आपके आवश्यक टेस्ट अस्पताल में रहते हुए ही किए जा सके, और आवश्यक दवाएं जो आपको तात्कालिक तौर पर दी जानी है या ऐसे इंटेंसिव मेजर लिए जाने हैं वो तुरंत हो। ऐसे हाई रिस्क मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और आपको ऐसा लगे कि ये सर्दी खांसी के अलावा और कोई चीज भी हो सकती है, तेज बुखार या सांस लेने में दिक्कत पहले लक्षण हो सकते हैं ऐसे मरीजों में, तो ज्यादा जरूरी ये है कि आप सावधानी बरतें। सावधानी में ही सबसे अच्छा बचाव हो सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र, जो सेकेंड वेव आई थी जिसका जिक्र भी हो रहा था अभी कुछ देर पहले, उसने हालत उसमें जिस तरीके से लोगों को डरा दिया था, क्योंकि बहुत कम उम्र के लोग भी जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं पाए गए थे, जैसा कि अभी हमें डॉक्टर राकेश ने बताया कि ये सिम्टम्स हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। लेकिन उस वक्त तो ये भी देखा गया था कि किसी तरीके की कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, और अचानक से शरीर में इस तरीके की दिक्कत हुई कि कुछ वक्त बाद ही कोई बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई थी, सांस लेने में अचानक से तकलीफ होने लगी और इतने डॉक्टर के पास पहुंचते कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस तरीके की अभी स्थिति बन सकती है, क्योंकि लोगों में अभी भी उस चीज़ को लेकर, इस नाम से ही अभी भी डर जाते हैं लोग। नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। डर हमेशा गड़बड़ करता है। आप देखते हैं कि जो डर था वो सेकेंड वेव का जो डर था, उस डर ने भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया। तो डरना बिल्कुल नहीं है, सचेत रहना और डरने में बहुत अंतर है। हमको सचेत जरूर रहना है लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। अभी जो कि हम ऑलरेडी एक हर्ड इम्यूनिटी में है, हमारे अंदर एक इनेट इम्यूनिटी आ चुकी है टुवर्ड्स कोविड। अब ये उतना न्यू वायरस नहीं रह गया, हमारा शरीर उसको जानता है, हमारे शरीर में मेमोरी है उसकी और वो उससे लड़ना भी जानता है। तो अभी इस वायरस से उतना डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है और जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी होती है उन गाइडलाइंस को मानना।
अभी से मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी से सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग चालू कर देना चाहिए, लेकिन हाँ, जब गाइडलाइंस आती है तो उस गाइडलाइन के तहत जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो डाटा आता है वो हमसे कहीं ज्यादा मात्रा में डाटा आता है और उस डाटा के हिसाब से वो गाइडलाइंस देते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, हमारा भी मकसद इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ सतर्क करना है, क्योंकि विदेशों में इसके एक आध सिम्टम्स पाए गए, कुछ लोग भी, कुछ नंबर्स सामने आए हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं चिंता यहाँ तक भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछली बार भी विदेशों से ही यहाँ पर आया था, जो लोग बाहर थे उन्हीं के जरिए वो भारत में पहुंचा था ये कोरोना। और अब ऐसे में लोगों को सतर्क करना हम चाह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर एच.के. चोपड़ा, कुछ ऐसी डाइट हम अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? जो तमाम आप बता रहे हैं कई ऐसी गंभीर बीमारियों के जो पेशेंट हैं उनको खास एहतियात बरतने की जरूरत है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या बड़ी दिक्कतें उन्हें हैं, जैसे कैंसर जैसी दिक्कतें हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी डाइट इंक्लूड हो सकती है जिससे हमारा शरीर थोड़ा और स्ट्रांग हो? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी जो सबको होना चाहिए कि ये जो कोविड वायरस है ये प्रो इन्फ्लामेटरी, प्रो थ्रोम्बोटिक और प्रो इम्यूनोजेनेटिक, तो इससे सूजन होती है और हमारे शरीर में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हर एक इंसान को वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए जो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जिनको किडनी की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है वो डॉक्टर की सलाह है कितना पानी पिए। नंबर 2, आपने सवाल पूछा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो हम लोगों ने पिछली बार भी ये अपनाया था कि विटामिन सी का सेवन जरूर करें। 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी डेली लें, और जिंक का भी उपयोग काफी बताया था। तो बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, इनकी कमी नहीं होना चाहिए। विटामिन आर इम्यूनो बूस्टर्स, जितना इम्यूनो बूस्टर लेंगे जितनी हमारी इम्यूनिटी होगी, हमारी क्षमता वायरस से लड़ने के लिए बढ़ जाएगी। और वेल हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव कम होना चाहिए, मानसिक तनाव से हमारी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। और रेस्ट बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट भी लेना चाहिए, वो भी एक इम्यूनो बूस्टर है। तो ये सब इम्यूनो बूस्टर को हमको आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए, तो हम कोविड को फेस कर सकेंगे। और मैं फिर भी कहूँगा, जैसा कि डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा बड़े स्पष्ट शब्दों में, कि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी है, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सतर्क नहीं होना है, हमें सतर्क जरूर होना है। और जो कोविड बिहेवियर प्रिवेंशन है वो जरूर अपनाना चाहिए, उससे हम कोविड को फाइट कर सकेंगे। जी, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सतर्क रहना है और अपना ख्याल रखना है। हम अगर सतना के कुछ लोगों की बात करें तो सतना में लोग हालांकि अलर्ट हैं। जिला अस्पताल की हम बात करें तो ये जिला अस्पताल 40 कोरोना मौतों का गवाह रहा है। एनडीटीवी संवाददाता ज्ञान शुक्ला ने सतना जिला अस्पताल का जायजा लिया कि वो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसे लड़ने के लिए कितना तैयार है। कोविड का भयावह दौर आज भी हम सबके जहन में है। उस भयावह दौर से, उसकी त्रासदी से, उसकी मौतों से शायद ही हम सब उबर पाए हों। हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना कोई करीबी खोया है। इस दौर को याद करते हुए आज हम कोविड के बारे में बात करने के लिए आए हैं सतना के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला जी के साथ में। मनोज शुक्ला जी जो उस दौर में भी इस अस्पताल में रहे हैं और उस दौर का सामना किया है, सर कुछ उस दौर के बारे में बताएंगे, कैसे आप लोगों ने तैयारियां की थी और क्या क्या चीजें हुई थी? बहुत ही भयावह दौर था, और मैं चूँकि खुद मेडिसिन से हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट था और कोविड आईसीयू भी इंचार्ज रहा उस समय जी। फर्स्ट फेज भी देखी, सेकंड फेज भी देखी। सेकंड फेज तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब इतना गंभीर और सीरियस मुद्दा था कि हमारा कहना चाहिए लगभग 60% 70% हमारा हॉस्पिटल जो है वो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका था। सारे वार्ड्स जो हैं वो नीचे के ग्राउंड फ्लोर के और इवन के एक्स्ट्रा वाले जो नए बने उसके अलावा सब कोविड में इन्वॉल्व कर लिए गए थे। और 60-70% हॉस्पिटल सिर्फ टोटल कोविड हॉस्पिटल बन के काम हो रहा था। क्या विशेष तैयारियां करनी पड़ गई थी अचानक से, चूंकि बहुत आपातकालीन स्थिति थी, अचानक से डिजास्टर हुआ था, बहुत सोचने समझने का मौका था नहीं। सबसे बड़ी चीज जो क्राइसिस होती थी उस समय वो होती थी ऑक्सीजन जी। तो उसमें शासन ने बिल्कुल जितना तेजी से हो सका उतनी तेजी से प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन कराया, कलेक्टर इन्वॉल्व हुए, सारे लोग इन्वॉल्व हुए। कोविड आईसीयू का निर्माण इतना फास्ट हुआ है उस समय और उसमें बहुत अच्छा सेटअप तैयार हुआ
और उसके साथ साथ जो आपका ऑक्सीजन प्लांट हैं, जी। 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे इतने बड़े तैयार हुए क्योंकि सिलेंडर से आपूर्ति हो नहीं पा रही थी जी। और सारे डॉक्टर्स को, अदर फैकल्टीज को, सबको कोविड में इन्वॉल्व किया गया जी। कोविड आईसीयू में, कोविड वार्ड्स में, सब में उनकी ड्यूटीज लगाई गई, सारे स्टाफ की ड्यूटीज लगाई गई राउंड द क्लॉक। अभी जो रिसेंट में जो अभी कुछ डाटा आ रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ दोबारा से कुछ कोविड की सुबुगाहट शुरू हुई है, हालांकि अभी एशियन कंट्रीज के लिए कोई एडवाइजरी तो नहीं जारी हुई, इसके संदर्भ में कोई जानकारी है? ये जो पेंडेमिक हुआ है, पेंडेमिक होने के पश्चात धीरे 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 कुछ ऐसा समझ में आया कि ये एक एंडेमिक का रूप लेने वाली चीज है जी, जो कि नेचुरल कोर्स में होता है डिसीजेस के साथ में जी। तो अब कहीं ना कहीं छोटे रूप में वो होता रहेगा जी। और पेंडेमिक होने की संभावना या एपिडेमिक होने की संभावना तो कम है, परंतु फिर भी हमारी तैयारी गत वर्ष जैसा शासन के निर्देश आए समय समय पर, एक वार्ड हमारा आज भी उसके लिए रिजर्व रखा हुआ है, रूम्स हैं, तैयारियां उसके हिसाब से पूरी हैं, हमारे पास संसाधन भी। अब क्योंकि पहले तो सिस्टम अफरा तफरी मची हुई थी और सिस्टम डेवलप हुआ था, अब चूंकि अपने को पहले से जानकारियां हैं तो अब यदि कोई ऐसी चीज आती है तो अब हम लोग बेहतर उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने की तैयारियां हमारी पूरी हैं आज भी। तो कहीं ना कहीं ये सिविल सर्जन है सतना जिला अस्पताल के, जो सतना पूरे जिले की सबसे बड़ा जिला सरकारी अस्पताल है और बड़ी त्रासदी का हिस्सा रहा है। तो अब उनका कहना यह है कि अब चूंकि तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वार्ड की हो, चाहे इक्विपमेंट्स की हो, चाहे पीपी किट्स की हो, ऑक्सीजन की हो, तमाम संसाधन पूरे कर लिए गए हैं और ईश्वर ना करे कि ऐसी त्रासदी दोबारा आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी की। बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि वो दिन फिर से वापस लौट कर आए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कोविड ने जब अचानक से दस्तक दी थी, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारा मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है, जिस तरीके से अलग अलग शहरों के डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश, मेरा सवाल अगला ये है कि ठीक है, तमाम एहतियात आप बता रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे में एक सवाल ये भी कि मान लीजिए यूके यूएस में इसके कुछ नंबर सामने आए हैं, वहां से अगर किसी फैमिली का कोई मेंबर इंडिया आ रहा है या कुछ लोग जो काम के सिलसिले में मान लीजिए बाहर गए हैं, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे नंबर्स हैं जो कि बाहर काम करते हैं, वो भारत आ रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के साथ उस परिवार को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर किस तरीके से थोड़ा सा एहतियात बरत सकते हैं ताकि किसी तरीके का कोई खतरा ना आगे बढ़े? देखिए ज्योति जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। जो एयरपोर्ट्स में सर्विलेंस है वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी अमेरिका और ब्रिटेन या दूसरे देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां से आने वाले हवाई यात्रियों में सर्विलेंस फिलहाल जरूरी हो जाता है। और हम वहां पर यदि टेस्टिंग करें ऐसे एयरपोर्ट्स में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो वहां से रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो प्राथमिक तैयारियां हैं या रोकने की कोशिशें हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी कोविड सोशल बिहेवियर तो बाद में भी लागू किया जा सकता है। बड़े शहरों में और भीड़ भरे इलाकों में सावधानी बरतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बदलते हुए मौसम में इस वायरस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो बदलते हुए मौसम में ये सावधानी जरूरी है। लेकिन एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों में जो दूसरे देशों से कनेक्टेड है, वहां पर सावधानी फिलहाल बदलते हुए मौसम में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ज्यादा अच्छे से कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। जी चोपड़ा जी, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखी गई थी पिछले दिनों। अचानक से हार्ट अटैक के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। बहुत से लोगों ने इसको ये जोड़कर भी देखा कि जो कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन ली थी उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और काफी हमारे पास में डेटा है और स्टडीज पब्लिश हुई हैं कि मैंने जैसे बताया आपको कि वायरस जो है वो क्लॉटिंग करता है, प्रो थ्रोम्बोटिक है, प्रो इन्फ्लामेटरी है। उसी प्रकार जो वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, या जो भी कई वैक्सीन अवेलेबल हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, इन सब के अंदर एक टेंडेंसी होती है थोड़ी क्लॉटिंग की। इस क्लॉटिंग की टेंडेंसी खासकर उन लोगों में होती है जो बुजुर्ग होते हैं, बियॉन्ड 75 और 70 ईयर्स ऑफ एज, और उन लोगों के अंदर 1 to 2% लोगों को क्लॉटिंग होती है। तो मेरे ख्याल से जो एक मैसेज जाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के फायदे बहुत हैं, टेंडेंसी फॉर क्लॉटिंग बहुत कम है।
इसे हम कहते हैं बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है। लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है कि इससे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। इसकी टेंडेंसी उन्हीं लोगों को होती है जिनको डायबिटीज है, या जो थोड़े मोटे हैं, ओबीज हैं, या जिनके अंदर मात्रा है क्लॉट बनने की, उन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है। ये पूरी अच्छी स्टडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हमने पब्लिश करी है। हमारी ये बुक थी क्लॉट के नाम पे। वो क्लॉट की बुक ईयर बिफोर लास्ट ईयर हमने रिलीज करी है। उसमें एक पूरा चैप्टर है वैक्सीन एंड टेंडेंसी फॉर क्लॉटिंग। द डेटा जो उसमें है उसमें सिर्फ 1 to 2% है। तो किसी के मन में ये भय नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक वक्त आता है जहां भी केसेस ज्यादा हों, वी शुड इंटेंसिफाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है और हम इस डिजीज को फाइट कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेना एक तरफ है, वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो जरूर इंटेंसिफाई करना चाहिए और हम काफी हद तक डिफीट कर सकते हैं इस वायरस की टेंडेंसी। जी, काफ़ी डाउट्स आपने क्लियर किए डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर चोपड़ा, और हम उम्मीद यही करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए हमने लोगों में को अवेयर किया हुआ हो और लोगों की जो थोड़े से जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए हों। शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।